तो ये क्वेश्चन है राइट। सो तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ऑन चार्ज पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन, एडिटिव नेचर एंड कंजर्वेशन चार्ज। तो आज उसी बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहली वाली प्रॉब्लम क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज, ये रॉड है राइट, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है। ओ ओ ओ ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो अब इस रॉड को दो स्फीयर्स के बीच के नजदीक लाया जाता है, लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये दो स्फीयर्स कांटेक्ट में है, ईच अदर कांटेक्ट में है, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर कांटेक्ट में ईच अदर है राइट। अब इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर इस रॉड को हटाया जाता है, इन दो स्फीयर्स को सेपरेट करने से पहले अगर इस रॉड को दूर हटाया जाता है तो व्हाट विल हैपन। नाउ सी, अब जब इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज है, आप मुझे बता सकते हो, कैन यू प्लीज से मी दैट इसमें क्या हो सकता है जब इसको इसके नजदीक लाया जाता है। इसमें क्या होगा, व्हेन जब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके नजदीक लाया जाता है तो इसमें जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस साइड आ जाएंगे राइट। व्हाई? बिकॉज द पॉजिटिव चार्जेस विल ओनली अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस। तो वो नेगेटिव चार्जेस कहां आ जाएंगे, देख लो वो कहां जाएंगे। ये अगर ये है ना पॉजिटिव चार्ज रॉड में, फिर से एक बार, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो ये जो ये है ये रॉड, ये जो ये रॉड है ये रॉड है, तो यहां इसमें नेगेटिव चार्ज जाएंगे। व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, ये उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। That's what will happen here. अब इसके बाद attract the rod and move in left side of the A, और ये इस A के लेफ्ट साइड पे जाएंगे राइट। अब this movement leaves unbalanced charge, पॉजिटिव चार्ज ऑन बी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक अनबैलेंस्ड चार्ज रहेगा इसमें। ये जो बी है ना, बी स्फीयर राइट, ये बी स्फीयर है, ये जो बी वाला स्फीयर है, इसकी वजह से इसमें अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसकी वजह से इसमें अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रहेगा। व्हाई? You know why? इसकी वजह से इसमें अनबैलेंस्ड पॉजिटिव, दिस मूवमेंट लीव्स अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन बी, ये बी वाला स्फीयर है राइट। तो इसकी वजह से ये जो बी स्फीयर है इसमें अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रहेगा। व्हाई? फिर से मैं बता रहा हूं, जब इस रॉड को ए के नजदीक लाया जाता है, दीज पॉजिटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस ओनली। अब इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूर भागेंगे इससे, और इसकी वजह से इस बी में ओनली पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। व्हाई? बिकॉज इनमें अनबैलेंस्ड क्यों रहेंगे, अनबैलेंस में इनमें बैलेंस नहीं होगी, ये उधर उधर करेंगे पॉजिटिव चार्जेस। बिकॉज व्हेन देयर आर सेम काइंड्स ऑफ चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाई इसकी वजह से इस मतलब स्फीयर बी में पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रहेंगे स्फीयर बी में। तो इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेट, द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेट। अगर अब इनको सेपरेट करने से पहले, ही इस रॉड को रिमूव किया जाता है, अगर दैट मीन्स अगर अब ऐसे अगर इस रॉड को रिमूव किया जाता है तो ये जो बॉडी ए थी, और अगर इस रॉड को सेपरेट किया जाता है, बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, इसको रिमूव किया जाता है, मतलब अब रॉड है ही नहीं, तो जो इस पे नेगेटिव चार्ज है ना वो वापस चला जाएगा राइट। बिफोर द स्फीयर्स आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फिर से वुड फ्लो बैक। ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स will flow back to B. Why it will flow back to B? Can somebody say me? Will flow back to B. अब जब इनको सेपरेट करने से पहले इस रॉड को रिमूव किया जाता है, और इस पे जो नेगेटिव चार्ज था ना, वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स वो वापस चले जाएंगे इसमें, इस वाले में। व्हाई वो इसमें वापस क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसमें थे ना ज्यादा, वो इनको अट्रैक्ट कर देंगे, इन नेगेटिव्स को अट्रैक्ट कर देंगे इनकी तरफ। तो इस तरीके से इन दो को अलग करने से पहले ही अगर रॉड को रिमूव किया जाता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये वापस इस बॉडी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनबैलेंस्ड चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई विल राइट हियर, when positively charged rod is
brought near A, is brought near A. When positively charged rod is brought near A, when positively charged rod is brought near A, then positively charged है ये, then negative charge on A are attracted. The negative charge on A, just remember it, on A will shift to left side, will shift to left side, Why ये लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट क्यों होगा? बिकॉज ये पॉजिटिव इनमें से सिर्फ नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, राइट? विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, राइट? रॉड एंड मूव इन द लेफ्ट साइड ऑफ, विल टू द लेफ्ट साइड ऑफ ए, राइट? लेफ्ट साइड ऑफ ए. अब अगर अब दिस मूवमेंट लीव्स, इसकी वजह से this will leave unbalanced, unbalanced चार्ज ऑन बी. इसकी वजह से बी में जो है ना, बी में इसकी वजह से इसमें अनबैलेंस्ड चार्ज रहेगा. यू नो व्हाई? बिकॉज जब इसने पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा तो इसमें जो इन दो में जो पॉजिटिव चार्ज, पीछे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बी में अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रहेगा. व्हाई? बिकॉज जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जब सेम टाइप ऑफ चार्ज रहेंगे, दैट मींस ओनली पॉजिटिव चार्ज भी, उनमें म्यूचुअली रिपल्शन हो सकती है और वो एक दूसरे से हटने की कोशिश करेंगे. तो इसमें दिस विल गिव अनबैलेंस्ड चार्ज ऑन द बी. Right. Now, if the rod is removed, if the rod is removed before the sphere, if the rod is removed before the spheres are separated, if the rod is removed, अगर आप रॉड को रिमूव किया जाता है बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, अगर अब रॉड को रिमूव किया जाता है, अगर इस रॉड को रिमूव किया जाता है जब ये कॉन्टैक्ट में है, बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, तो क्या हो सकता है? अब जब अगर रॉड को रिमूव किया जाता है और ये जो कॉन्टैक्ट में है अभी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वापस फ्लो हो जाएगा बी की तरफ. व्हाई फ्लो हो जाएगा? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट कर देंगे, राइट? सेपरेटेड, बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, the excess electrons will flow back to B. Both the spheres will remain uncharged. Both the spheres, ये जो दोनों spheres है, both the spheres will become uncharged. Both the spheres will become uncharged. तो ये तो पहला वाला क्वेश्चन था ये. तो फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि एक रॉड पॉजिटिवली चार्जड है, उसको लाया जाता है दो स्फीयर्स के नजदीक, दो स्फीयर्स कांटेक्ट में है, राइट? तो पूछा गया है कि अगर इस रॉड को रिमूव किया जाता है बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, उनको सेपरेट करने से पहले अगर अब रॉड को मूव किया जाए तो क्या हो सकता है? देख लो, अब पहले हम ये सुनिए, अब ये दो स्फीयर्स ना, ये कांटेक्ट में है ईच अदर, राइट? ये न्यूट्रल है ना, अभी न्यूट्रल है, राइट? इनके बीच में, इनके नजदीक एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाया जाता है. अब ये नेगेटिव को यहाँ ये अपनी तरफ नेगेटिव खींचेगा, बिकॉज पॉजिटिव्स अट्रैक्ट नेगेटिव्स, राइट? अब ये जब अपनी तरफ नेगेटिव खींचेगा तो पीछे बी में रहेगा ओनली पॉजिटिवली चार्जड. व्हाई? बिकॉज नेगेटिव को इसने अट्रैक्ट किया. इसकी वजह से यहाँ पे अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज रहेंगे. अनबैलेंस्ड मींस ये इधर उधर हो जाएंगे. व्हाई? क्योंकि वो एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं. तो जब अनबैलेंस्ड रहेंगे तो इसकी वजह से फिर अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को रिमूव किया गया है तो ये जो नेगेटिव्स है ना, ये वापस फ्लो हो जाएंगे किसमें? बी में. व्हाई? बिकॉज ये पॉजिटिव इनको फिर से अट्रैक्ट कर देंगे, राइट? अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव ही किया गया बिफोर द स्फीयर सेपरेटेड, द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये वापस चलेंगे किसमें? बी में. और ये दोनों स्फीयर जो है ये न्यूट्रल फिर से बन जाएंगे. सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे है. हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं. अब इसके बाद और एक क्वेश्चन हम करते हैं, राइट? वो वाला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट, सेकंड क्वेश्चन है वुड द इंड्यूस्ड चार्ज, क्वेश्चन क्या है, वुड द induced charge, would the induced charge, ये जो induced charge है, would the induced charge be equal in magnitude, be equal in magnitude, पूछा गया है कि would the induced charge be equal in magnitude even if the spheres, even if the spheres had different sizes, had different sizes or different conductors, had different sizes or different if the spheres had different sizes or different conductors or different conductors. ये देख ले हमें, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द इंड्यूस्ड, व्हाट वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है क्या ये इक्वल हो सकता है इन मैग्नीट्यूड, इवन ये जितना इंड्यूस्ड चार्ज इस पे है उतना ही इस पे, क्या ये इक्वल हो सकता है इफ द स्फीयर्स हैड डिफरेंट साइजेस, अगर स्फीयर्स का डिफरेंट साइज है और इनकी कंडक्टिविटी अगर डिफरेंट है, तो इसको हम ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट आर इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्ज कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। उसमें क्या करते थे हम, जब हम एक बॉडी लेते थे, चार्ज लेते थे, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसको किसी और न्यूट्रल चार्ज के बीच में लाएंगे तो यहाँ पे इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आएंगे, राइट, और यहाँ पे पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। अब जब अगर इसको, हाँ, अगर हम अब इसको फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको फिर रिमूव किया जाता है और इसको अर्थ के साथ रिमूव हम करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये पॉजिटिव, ये फ्लो हो जाएगा अर्थ की तरफ, ये अर्थ की तरफ फ्लो हो जाएगा, और इसमें क्या रहेगा, इसमें ओनली नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इट मीन्स द इंड्यूस्ड चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये जिसमें रह गए ना, ये अब नेगेटिवली चार्ज रह गया, ये नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्ज, जो हमने लास्ट वाले क्लास में पढ़ा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इसमें जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा और इसमें जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा स्फीयर बी में है, स्फीयर बी में जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, तो क्या वो इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड, वो इक्वल होगा, यस। तो इसका आंसर क्या है, यस। व्हाई बिकॉज द नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट। रॉड को पहले यहाँ लाने से पहले जो टोटल यहाँ नेट चार्ज ए और बी का था ना, तो वही रॉड को रिमूव करने के बाद भी रहेगा, तो दैट मींस वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इवन, हाँ, दैट विल बी इक्वल बिकॉज नेट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल चार्ज, जो चार्ज पहले था इस रॉड को यहाँ इनके नजदीक लाने से, और जो चार्ज पी इसके बाद रहा इस रॉड को इसके नजदीक लाने के बाद जो रहा, तो वही वाला, तो इसमें भी आंसर लिखूंगा, यस, नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, यस, नेट charge is conserved, net charge is conserved, yes, net charge is conserved, yes, net charge is conserved before the rod is brought near, before the rod is brought near, before the rod is brought near, before the rod is brought near A. Yes, the net charge is conserved before the rod is brought near A. Both A and B were neutral, huh? Both
and B were neutral. They were neutral, हाँ. Why? Because उस पे भी इक्वल चार्ज था, उस पे भी इक्वल चार्ज था. अब जब ये नेट चार्ज बिफोर द रॉड इज ब्रॉट नियर बोथ A and B were neutral. They will remain so even if the हाँ, और उनका चार्ज इक्वल भी रहेगा अगर उनका वो डिफरेंट भी होगा. क्या साइज डिफरेंट होगा? बिकॉज वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि जितना पहले सिस्टम का चार्ज था उतना बाद में भी होगा. दैट मीन्स अगर उनको फिर रब किया जाता है उनका बाद भी वही चार्ज होगा. अगर उनमें चार्ज इंड्यूस हुआ तो वो चार्ज पहले इंड्यूस होने से पहले जो था उनकी मतलब बॉडीज में नेट चार्ज, तो वही इंड्यूस होने के बाद भी. या चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो कंडक्शन से पहले उनमें चार्ज था तो कंडक्शन के बाद भी रहेगा. राइट. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड that's the answer of it. So these were some questions that have been discussed today. Right. So after that we have some more questions. आज क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. राइट. प्रॉब्लम्स. तो पहली वाली प्रॉब्लम क्या है कि a glass rod is rubbed with a silk cloth. A glass rod is rubbed with a silk cloth. Is rubbed with a silk cloth. The glass rod acquires a charge of the glass rod acquires a charge of plus 19.2 into 10 power minus 19 कूलम. तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ग्लास रॉड लाई जाती है, उसको सिलिक क्लॉथ के साथ रब किया जाता है. उसके बाद ग्लास रॉड पे चार्ज कितना डेवलप होता है? रबर सिलिक क्लॉथ ग्लास रॉड पे कितना चार्ज डेवलप होता है? 19.2 into 10 power minus 19 कूलम. तो क्वेश्चन में फिर पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड. तो पहला वाला पार्ट है फाइंड the number of electrons. Find the number of, just to be here, find the number of electrons lost by ग्लास रॉड. हाँ, हमको ये बताना है कि इस ग्लास रॉड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट किए. जैसे कि मैंने लॉस्ट वाली क्लास में पढ़ाया था, मैंने बिगेन द टॉपिक ऑन द चार्ज. मैंने बताया था जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. जब कोई बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. राइट. आई होप यू ऑल रिमेंबर दीज थिंग्स. राइट. सो द क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसको रब किया जाता है सिलिक क्लॉथ के साथ और ग्लास रॉड एक्यूरेसी चार्ज ऑफ प्लस 19, तो हमें पूछा गया है कि आप बताओ कि क्यों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय ग्लास रॉड क्या है. कि आई नो दैट मैंने 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको चार्ज की. एक कंजर्वेशन चार्ज पढ़ा था, एक क्वांटाइजेशन चार्ज पढ़ाया था और एक एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पढ़ाया था. राइट. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट. एवरीबॉडी रिमेंबर द फैक्ट्स आई हैव प्रीवियसली टॉट इन द क्लास. सो इसके बाद राइट, तो I know that from quantization of charge, right? From quantization of charge, I hope everybody is here, right? Don't be diverted from quantization of charge. From quantization of charge, तो charge quantization क्या बताता है हमें? बताओ मुझे. हाँ बेटा बताओ. चार्ज क्वांटाइजेशन क्या बताता है हमें कि ये जो Q होता है, Q is equal to N into E, right? Q is equal to N into E. लेकिन Q कितना है इसके पास? इसके पास इतना Q है, तो that is equal to Q is 19.2 into 10 raised power minus 19 coulomb is equal to N into E. Right. हमें बताना क्या है? हमें बताना है find the number of electrons lost by the glass rod. तो that is 19.2 into 10 power minus 19 coulomb upon E is equal to E. तो that is the number of electrons. So here N क्या आएगा? तो here N क्या आएगा? N is equal to here 19.2 into 10 power minus 19 upon E 1. E. I know that
E is the charge on an electron or a proton. If it is electron, then it is minus times 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. If it is plus E, then it is plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. तो 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? ये कोलम है, ये कोलम है, कोलम कोलम कैंसिल, तो 10 पावर माइनस, तो इट इज 19.2 इन डिवाइडेड बाय 1.6. तो व्हाट इज दैट? that is equal to 12. That is equal to 12. That is equal to 12, right? It is 12. So number of electrons lost. So the number of electrons lost by glass rod is equal to 12, right? So this is the question. That is a simple question based on the fact of quantization of charge. Quantization of charge क्या हमें बताता है कि एक पार्टिकल में टोटल चार्ज कितना होता है? n into e. Charge, the total charge in a system is equal to the number of electrons into the charge on each electron. That's what is quantization of charge. और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So that is the first question, right? तो अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? देखो अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है इसका? ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसी पार्ट का है. फाइंड द नेगेटिव चार्ज अक्वायर्ड बाय द सिलिक. फाइंड द नेगेटिव चार्ज अक्वायर्ड बाय द सिलिक. इसका दूसरा पार्ट, फाइंड द नेगेटिव चार्ज अक्वायर्ड बाय द सिलिक. फाइंड द नेगेटिव चार्ज acquired by the silicon. Find the negative charge acquired by the, I hope everybody is here, right? Find the negative charge acquired by the silicon. तो हमें ये वाला निकालना है. अब देख लो, नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप कब होता है? जब ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स. जब कोई सिस्टम लूज इलेक्ट्रॉन्स करता है, इट डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज, राइट? इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज. जब कोई सिस्टम गेन इलेक्ट्रॉन करता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. तो हमें बोलना क्या है कि फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलिक. क्योंकि सिलिक ने क्या किया? रबर विद द सिलिक द ग्लास रॉड एक्वायर्स द चार्ज. और सिलिक, यहाँ पे ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और सिलिक ने लूज किया है, राइट? फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलिक. और सिलिक ने जब लूज किया है, तो हमें बताना है कि इसका नेगेटिव चार्ज कितना है. हालांकि मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि जब कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. जब कोई सिस्टम लूज करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. यहाँ पे बोलना है कि नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलिक कितना है. अब अगर ग्लास रॉड ने रब किया विद सिलिक क्लॉथ, राइट? तो इसके ग्लास रॉड ने इतना चार्ज एक्वायर किया. दैट मीन्स ग्लास रॉड ने इतना चार्ज लूज किया, राइट? 19.2. तो ये जब ये इतना, तो ये किसमें ट्रांसफर हुआ होगा? ये ट्रांसफर हुआ होगा किसमें? ये ट्रांसफर हुआ होगा सिलिक में. बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है ना. पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है? जब कोई बॉडी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, राइट? जब कोई बॉडी लूज करता है इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे अगर द ग्लास रॉड एक्वायर्स, इट मींस ग्लास रॉड पे कितना चार्ज आया है? 19 प्लस 9.2. प्लस की वजह से हमें ये पता चलता है, हमें ये समझ आता है कि एक्चुअली ग्लास रॉड ने लूज किया इलेक्ट्रॉन. अब जब ग्लास रॉड ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज किस पे चढ़ेगा? ये चढ़ेगा किस पे? जिसके साथ इसको रब किया गया. इसको किसके साथ रब किया गया? सिलिक क्लॉथ के साथ. तो उस पे कितना चार्ज हुआ होगा? इट इज दैट सिंपली चार्ज दैट विल बी माइनस टाइम चार्ज gained by silicon cloth. Charge gained by silicon cloth. Charge gained by silicon cloth is equal to 19.2 into 10 power minus 19 coulomb. So that is the charge gained by. So that is the charge gained by silicon cloth 19.2 into 10 power minus 19 coulomb. I hope you understand. क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक ग्लास रॉड को एक सिलिक क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, और ये जो ग्लास रॉड है, इट एक्वायर्स चार्ज है माइनस प्लस 19.2. तो इट मींस इस पे प्लस 19.2 चार्ज दिखाया गया है. तो इट मीन इस पॉजिटिव की वजह से हमें ये समझ आता है कि इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, राइट? क्योंकि मैंने बता दिया, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. अब जब ग्लास रॉड ने इतना चार्ज लूज किया है 19, तो ये किस में चढ़ा हुआ होगा? ये सिलिक क्लॉथ में. तो वही मैंने लिख दिया, लेकिन माइनस 19 पॉइंट. क्यों? क्योंकि जब कोई चार्ज गेन करता है ना, तो उसमें नेगेटिव साइन आता है, राइट? जस्ट रिमेंबर दैट. सो दैट इज द क्वेश्चन, राइट? आंसर इज दैट. सो दीज आर द टू क्वेश्चंस, राइट? नाउ अब इसके बाद और एक क्वेश्चन हम करते हैं.
तो देख लो बच्चों, ये अनदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये टू स्फीयर्स है ए एंड बी, राइट, और ये पॉजिटिवली चार्जड रॉड है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉजिटिवली चार्जड रॉड को इसके नियर बाई लाया जाता है, इसके क्लोज में लाया जाता है, स्फीयर ए और स्फीयर बी। लेकिन स्फीयर ए और स्फीयर बी जो है ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है। और जब इस पॉजिटिवली चार्जड रॉड को इसके बीच, इसके नजदीक लाया जाता है तो इनको कांटेक्ट है बीच में। तो उसके बाद सवाल में पूछा गया है व्हाट वुड हैपन। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देख लो, व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन, क्या हो जाएगा, व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन, क्या हो सकता है जब, व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड वाज रिमूव्ड, इफ द रॉड, what would happen if the rod was, what would happen if the rod was removed before the spheres, before the spheres are separated, before the spheres are separated। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रॉड है, पॉजिटिवली चार्जड रॉड है, उनको, उस पॉजिटिवली चार्जड रॉड को, इस पॉजिटिवली चार्जड रॉड को लाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा, एक पॉजिटिवली चार्जड रॉड को लाया जाता है दो स्फीयर्स के नजदीक। ये दो स्फीयर्स कांटेक्ट में है, ईच अदर कांटेक्ट में है वो दोनों। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन, क्या हो सकता है अगर इस रॉड को अलग अलग किया जाता है, अगर इस रॉड को दूर लिया जाता है इन दो स्फीयर्स से। कब, इन दो स्फीयर्स को अलग करने से पहले, इन दो स्फीयर्स को अलग करने से पहले क्या हो सकता है अगर इस रॉड को दूर लिया जाता है, क्या हो सकता है बताओ मुझे। दूर करने से पहले इस रॉड को दूर लिया जाता है। इफ द रॉड वाज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, तो अगर ऐसी, अभी ये जो कांटेक्ट में ही है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये ऐसी कांटेक्ट में है तो अब इस रॉड को दूर खींचा जाता है, व्हाट वुड हैपन। सो ये क्वेश्चन है।